हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैनल। सी अपना ना एक तो पॉलिटी PYQs का सीरीज चल रहा है एंड एक पॉलिटी MCQs का सीरीज चल रहा है। पॉलिटी PYQs प्लस पॉलिटी MCQs। बिसाइड्स दैट आई एम ट्राइंग टू कवर NCERTs as well. I mean the basic standard sources as well. If you find these helpful, do let me know in the comment section. Your feedback is very important guys, है ना। तो सबसे पहले हम 11th क्लास की ज्योग्राफी कवर करेंगे। जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी में NCERTs आर मोर देन इनफ। स्पेशली ये वाली जो NCERT है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सी हम 11th और 12th की जो NCERT है उसको तो कवर बाय कवर पेज बाय पेज पढ़ेंगे, बट जो 6 to 12th NCERTs है ना, सॉरी 6 to 10th NCERTs है, उनके मैं अलग से ब्रीफ लेक्चर्स अपलोड कर दूँगी। ठीक है, वो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल कवर बाय कवर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना रेलिवेंट नहीं होगी। ये काफ़ी है आपके लिए 11th और 12th की जो NCERTs है। एंड जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी इज़ ए वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। कुछ ऐसे फैक्ट्स ऑब्वियसली होते हैं, बट हिस्ट्री की तरह रटना नहीं होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज समझ अच्छे से नहीं आता है ना। शुरू के चैप्टर्स आपको सही लग सकते हैं, बट बाद में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज उसमें हमें आगे जैसे हम प्रेशर पढ़ेंगे, विंड्स पढ़ेंगे और प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे, तो उन सब में समझने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए इनिशिएटिव के साथ। अब आगे फर्दर मैं इस चैनल के लिए क्या क्या प्लान कर रही हूँ वो भी मैं आपको एक लेक्चर के थ्रू बता दूँगी। आई एम बैक अगेन, आई एम सॉरी, मैं कहीं गई हुई थी और उसमें मेरा थोड़ा टाइम चला गया और हम लोग लेक्चर्स भी नहीं अपलोड कर पाए, बट मैं क्या प्लान कर रही हूँ इस चैनल के लिए वो मैं आपको एक सेशन में अलग से अपलोड भी कर दूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सी हमने ये कहना चाह रहा है दैट यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ योर कंपोनेंट्स। आई मीन टू से क्लास 10 तक हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी को सोशल साइंस का पार्ट ही समझते हैं। जो हमारे हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एक ही सब्जेक्ट के अंदर आता है जिसे हम नाम दे देते हैं सोशल साइंस। लेकिन क्लास 11 से क्या होता है कि ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मानी जाती है, क्योंकि अब सिर्फ रिवर्स और माउंटेन्स याद नहीं करने हैं, अब हमें समझना है कि जो अर्थ है एक्चुअली कैसे काम करती है। ठीक है, सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ ज्योग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। सी ज्योग्राफिकल फिनोमिना क्या होते हैं? कोई ऐसी इवेंट या कोई ऐसी प्रोसेस जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, रेनफॉल सभी ने सुना होगा, फ्लड सभी ने सुना होगा, साइक्लोन, डेजर्ट, ये सभी ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। अब तक इनके नाम हम लोग जानते हैं, बट हम इस बुक में इनके रीजन्स पढ़ेंगे। सो यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड यू विल लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरैक्टिव रिलेशनशिप्स। अब यहाँ रीज़न भी पढ़ेंगे कि हिमालयन मानसून को कैसे अफेक्ट करता है ना। तो आई मीन टू से कि पहले हमने पढ़ा होगा कि हिमालय कहाँ है, बट इन दिस बुक वी विल स्टडी कि हिमालय कैसे यूज़फुल है हमारे लिए और कैसे वो माउंटेन्स को, मानसून को अफेक्ट करता है, कैसे हमें सेव करता है कोल्ड विंड से। ठीक है, देयरफॉर ए पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क एट दिस स्टेज, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। प्रॉब्लम इज़ कि मतलब क्यों पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी। सी क्योंकि हम एक वी लिव ऑन दिस अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि राजस्थान में कोई आदमी रहता है, राजस्थान में पानी कम है, सो लोग वहाँ पर मोस्टली बारले कल्टीवेट करते हैं, बाजरा उगाते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे चावल, राइस, धान उगाया जाता है। केरला में जैसे रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पर राइस या कोकोनट ग्रो किए जाते हैं। लद्दाख में लोग ज़्यादातर लद्दाख में लोग वार्म वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, लेकिन गोवा में कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं। सो ये सब किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है? ज्योग्राफी की वजह से ही डिफरेंस आ रहा है। सो ज्योग्राफी हमारी सब चीज़ को अफेक्ट करती है, फिर वो चाहे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, फिर चाहे हाउसिंग हो गया, हम कहाँ पर रहते हैं, फिर चाहे हमारा ऑक्यूपेशन हो गया, हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया। सो हमारी जो सराउंडिंग है ना, जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट ये डिसाइड करता है
कि हम क्या उगाएंगे, क्या कल्टीवेट करेंगे, व्हाट वी विल वियर, किस तरह के घर में हम रहेंगे, किस तरह का ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करेंगे. सो आवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स इन मैनी वेज. We depend on resources. We depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. सिंपल सी बात है, लैंड, वाटर, रिसोर्सेज कौन से, जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब है ना, इन सब के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं. ठीक है. नाउ प्रिमिटिव सोसाइटीज़. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का मतलब होता है जो पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराने ज़माने के ह्यूमंस, जब फार्मिंग नहीं होती थी, दे सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस. नेचुरल मीन्स मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि तब कल्टीवेशन नहीं होता था, एग्रीकल्चर नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, फ्रूट्स तोड़ते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, फिशेस पकड़ते थे, तो ये सब डायरेक्टली नेचर से मिलता था. सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो सर्वाइवल, वो उसी के ऊपर सर्वाइव करते थे. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजीज़. बट धीरे धीरे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, हमने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके. अब हम ऐसा नहीं करते कि जंगल से फ्रूट कलेक्ट किया और खा लिया. अब हम लैंड को यूज़ करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, पूरी तरह से एग्रीकल्चर करते हैं. इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं. सो वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स एंड क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग वेदर कंडीशंस. प्रीवेलिंग मतलब जो डोमिनेंट वेदर कंडीशंस है ना, अब वेदर डिसाइड करता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे. जैसे कि कश्मीर में वुलन क्लॉथ्स या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, वुडन हाउसेस में लोग रहते हैं. लेकिन वहीं राजस्थान में जो कॉटन क्लॉथ यूज़ किए जाते हैं, कहीं कहीं पर मड हाउसेस यूज़ होते हैं, मड हाउसेस में लोग रहते हैं. केरला में सी फूड ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, जहाँ पर जैसे शिमला एंड ऑल, वहाँ आपने देखा होगा कि स्लोपिंग रूफ्स होती हैं. तो जो डोमिनेंट वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स और हमारी क्लोथिंग जो है वो चेंज होती रहती है. सो देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो भी एडेप्टेशंस है विद द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट. सी इसका मतलब क्या है कि देखो, एक तो इसमें ना एडेप्टेशन, ये जब आप NCERTs पढ़ते हो ना तो बहुत सारे आपको वर्ड्स भी मिलते हैं जो आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो. एडेप्टेशन, इसका मतलब होता है कि नेचर के अकॉर्डिंग खुद को बदलना, एडेप्ट करना बेसिकली. जैसे एस्किमोज आपने सुने होंगे ना, एस्किमोज स्नो में इग्लूज़ बनाते हैं. इग्लू एक्चुअली उनके रहने के लिए होता है ना. एस्किमोज ज़्यादा पोलर एरियाज़ में पाए जाते हैं, ये ट्राइब है, वो इग्लूज़ बनाते हैं. इग्लूज़ उनका घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं, है ना, स्नो वाले एरियाज़ में. सिमिलरली जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा कि जो घर होते हैं वो थिक वॉल्स वाले होते हैं, थिक वॉल्स वाले होते हैं. नेचर सेम है बट हम एडजस्ट हो गए हैं. राजस्थान का इसलिए बता रही हूँ मैं बार बार क्योंकि मैं भी राजस्थान में रहती हूँ. वैसे मैं हरियाणा से हूँ, आपको पता भी चल गया होगा. तो मैं आई एम मोर लाइक, जब भी कोई चीज़ एग्जाम्पल के उसमें सोचनी होती है तो मुझे यहीं की चीज़ें याद आती हैं. बट या आई नो बेटर कि मतलब साउथ इंडिया एंड ऑल वो सब कल्चर एंड ऑल, नॉर्थ ईस्ट का भी. बट हाँ, जो चीज़ आपको समझने में यूज़फुल लगे बस. सो एडेप्टेशन मीन्स चेंज होना. वी एडेप्ट ourselves according to the conditions with the modification of the physical environment. Now, for example, we build dams, we cut forest, we divert rivers को divert करते हैं, मेट्रोज बनाना, हाईवेज बनाना, ये सब क्या है, ये सब मॉडिफिकेशन करना है. एक होता है एडेप्टेशन, एक होता है मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मीन्स यू आर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, फिजिकल उसको चेंज कर रहे हो. एडेप्टेशन मतलब जो ऑलरेडी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, बट वी आर काइंड ऑफ एडेप्टिंग अवर सेल्व्स टू दैट. जैसे कि वेदर हो गया, आप नहीं चेंज कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, आप गर्म कपड़े पहनते हो या फिर आप कॉटन के कपड़े पहनते हो समर्स में, है ना. आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. मॉडिफिकेशन में जैसे कि डैम्स बनाना, फॉरेस्ट काटना, है ना, रिवर्स को डाइवर्ट कर देना फ्रॉम जहाँ पर वाटर की नीड है वहाँ पर. सो ये सब चीज़ें. Okay, now social. As a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over space.
See, we are not, I mean, obviously we are preparing for UPSC and we are not students of hardcore की geography ही पढ़ना है हमें, बट यहाँ पर यही कहना चाहता है कि यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी क्यूरियस अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ फिनोमिना जो कि हमारे यहाँ पर इन दिस स्पेस वेरी कर रहे हैं. You learn about the diverse lands and the people. You should also be interested in understanding the changes which have taken place over time. I mean कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे फॉरेस्ट कवर है, इज़ इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, सिटीज़ एक्सपांड हो रही हैं, रिवर्स के कोर्स से चेंज हो रहे हैं. सो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज. Geography equips you to appreciate diversity and investigate into the cause responsible for creating such variations over time and space. Geography का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको फैक्ट्स याद कराना है, बट जोग्राफी हमें सिखाती है कि हर चीज़ अलग क्यों है, ये वेरिएशंस क्यों हैं, वाई द क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट है ना, क्रॉप्स अलग अलग क्यों उगाई जाती हैं, वाई सम सिटीज़ आर डेवलप्ड एंड सम सिटीज़ आर नॉट, एंड वाई विद टाइम ये सब कैसे चेंज होता है. सो बेसिकली जोग्राफी स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन्स, also studies the social variations, spatial variations मतलब प्लेस के हिसाब से डिफरेंस कैसे आते हैं. इसके अलावा द एडेप्टेशन मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग हाउ ह्यूमन गेट्स एडेप्टेड टू द चेंज. इसके अलावा मॉडिफिकेशन ह्यूमन टेक्नोलॉजी से नेचर को भी बदल देते हैं. ठीक है, सो डू रिमेंबर दीज 4 वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. द रिलेशनशिप, द वेरिएशन, द एडेप्टेशन, द मॉडिफिकेशन, ये सब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The understanding and the skills obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography equip you to meaningfully contribute to the national endeavor for development. So basically geography पढ़ते वक्त हमें एक तो सिर्फ और सिर्फ मैप्स याद नहीं करने होते हैं, बल्कि अर्थ को एक कंप्लीट सिस्टम की तरह समझना होता है. इसलिए एनसीईआरटी पहले बताती है कि ज्योग्राफी पढ़ने से हमें ग्लोब को विजुअलाइज करना, मैप्स को समझना और मॉडर्न टेक्निक्स को समझना, जैसे जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी को यूज़ करना आता है. जीआईएस से क्या होता है, कि ज्योग्राफिकल डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना, है ना. जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर या फिर ट्रांसपोर्टेशन या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में जीआईएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए ज्योग्राफी एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू आस्क इज़ व्हाट इज़ ज्योग्राफी. इसका आंसर समझने के लिए वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द अर्थ सिर्फ हमारा घर नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ many other creatures, big or small. There are crores of plants, animals और microorganisms जिनका हमें पता भी नहीं है, जो कि अर्थ पर रह रहे हैं. The earth surface is not uniform. So it is, अर्थ के बारे में this is like special thing कि surface हर जगह एक जैसा नहीं है. You have seen that there are variations. कहीं कहीं पर mountains हैं, कहीं पर hills हैं, कहीं valleys हैं, कहीं plains हैं, plateaus हैं, oceans हैं, lakes हैं, deserts हैं, and so many things. बहुत सारी physical diversity है. ऑल्सो सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है. अब ये जो सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी ना, ये तो मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, ये हमारी बनाए हुए सोशल फीचर्स हैं, ह्यूमन मेड फीचर्स हैं, जो कि हर जगह अलग अलग होते हैं. जैसे कि विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, ये सब ह्यूमन मेड है. कहीं पर छोटे विलेजेस होंगे, कहीं पर बड़े पोर्ट्स होंगे, कहीं पर मेजर पोर्ट्स होंगे, कहीं माइनर पोर्ट्स होंगे. सो ऑल दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ सोशियो कल्चरल वेरिएशंस. ओके, the variations provide a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and social or cultural features. So जो variation है वो हमें physical environment और social और cultural features के बीच relation बताती है. See, the physical environment has provided the stage. जो हमारा पहले नेचर एग्जिस्ट करता था, जब द फिज़िकल इन्वायरमेंट है ना, तो वो उसने एक स्टेज प्रोवाइड किया जहाँ पर ह्यूमन सोसाइटीज़ इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स.
मतलब उन्होंने टूल्स और टेक्निक से उस स्टेज पर उस स्पेस में अपनी चीज़ें इन्वेंट करी, है ना, विच दे इन्वेंटेड एंड इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सोचो मान लो कि जैसे मान लो कि हिमालयास नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट, रिवर्स और एग्रीकल्चर बिल्कुल अलग होता। अगर मान लो कि इजिप्ट की नाइल रिवर नहीं होती तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन शायद कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। इसी तरह से फर्टाइल प्लेन्स और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। कोस्टल एरियाज़ है, जैसे कोस्टल एरियाज़ नहीं होते तो पोर्ट्स नहीं बन पाते, फिर ट्रेड नहीं हो पाता, है ना, फिर मिनरल रिच इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर नहीं बन पाती। मतलब नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी और ह्यूमन ने अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी से उनको मॉडिफाई किया। यही ये चीज़ बता रही है कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसने एक स्टेज प्रोवाइड किया। जैसे एक स्टेज होता है ना, जब हम कुछ परफॉर्म करना होता है, हमें अपना कुछ आर्ट दिखाना होता है, कुछ क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तो हम उस स्टेज पर अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स से परफॉर्म करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट इज ज्योग्राफी। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स it can be said that geography is the description of the earth. The term geography जो है ये फर्स्ट कॉइन करी गई थी, ज्योग्राफी सबसे पहले कॉइन करी गई थी बाई इरेटोस्थेनेस। इरेटोस्थेनेस ये एक ग्रीक स्कॉलर थे। 276 to 194 BC में ये टर्म कॉइन करी गई थी। द वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स, मतलब दो रूट वर्ड से आई है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मीन्स अर्थ का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज द abode of human beings and thus scholars defined geography as the description of the earth as the abode of, abode क्या होता है, कोई जगह जहाँ पर कोई रहता है। अंडरस्टूड? सो abode मीन्स होम, होम। सो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है वो ये कह रही है कि ज्योग्राफी में ने हमें, मतलब हमने हमेशा ज्योग्राफी को ऐसे बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, एंड अर्थ क्या है, अर्थ इज़ द होम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो इसलिए ज्योग्राफी को स्कॉलर्स ने बोला कि इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द abode ऑफ ह्यूमन बींग्स। You are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional, ठीक है, and that is why many disciplines from natural sciences such as geology, pedology, oceanography, botany, zoology and a number of sister disciplines such as economics, history, sociology, political science, anthropology, etc. study different aspects of Earth's surface. Geography is different from other sciences in its subject matter and methodology, but at the same time closely related भी है। देखो कुछ नहीं है, ये कहना चाहता है कि अर्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब है कि अर्थ को सिर्फ एक एंगल से समझना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ रॉक्स पढ़ो तो अर्थ का एक ही एस्पेक्ट समझ आएगा, अगर सिर्फ क्लाइमेट पढ़ो तब भी पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी। सो अर्थ को समझने के लिए उसके हर डायमेंशन को देखना ज़रूरी है। इसी वजह से बहुत सारी अलग अलग साइंसेस अर्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती हैं। जैसे कि जियोलॉजी जो है ये रॉक्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। पीडोलॉजी जो है ये सॉयल को स्टडी करती है। ओशियनोग्राफी ओशियंस को समझती है। बोटनी जो है ये प्लांट्स को स्टडी करती है। जूलॉजी एनिमल्स को स्टडी करती है। एंड मीटियोरोलॉजी ये स्टडी करती है मीटियोर्स एंड ऑल को, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स हो गया, रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं। हिस्ट्री हमारे पास्ट इवेंट्स को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी सोसाइटी को समझने के लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस को समझाती है। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन एवोल्यूशन को समझाती है। सो हर डिसिप्लिन अर्थ के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करती है। यहीं से ज्योग्राफी की जो यूनिकनेस है ना वो शुरू होती है। ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी इन सब सब्जेक्ट्स की जगह नहीं लेती बल्कि इन सब को कनेक्ट करती है। ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन आप बोल सकते हो।
जैसे कि हम ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे हम सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि पीडोलॉजी में पढ़ते हैं, हम रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे जो कि मीटियोरोलॉजी में पढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, सो ज्योग्राफी इन सब फैक्टर्स को एक साथ एनालिसिस करती है, ये सब सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स को। इसी वजह से ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो दूसरे सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन उन्हीं से क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, ज्योग्राफी डिराइव्स इट डेटा बेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। सो आप इसको एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट मानकर चल सकते हो। डिफरेंट फिनोमिना के बीच ये रिलेशनशिप बताती है। स्टूडेंट्स देखो, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक दिमाग में बैठ जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। नाउ द नेक्स्ट, वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट वेरिएशंस ओवर द surface of the earth in its physical as well as cultural environment. A number of phenomena are similar and many are dissimilar. अब ये क्या कहना चाहता है कि अर्थ की सरफेस पर वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल लेवल पर भी, कल्चरल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी। बहुत सारे फिनोमिना सिमिलर होते हैं, मतलब उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और बहुत सारे डिसिमिलर भी होते हैं। सो इट वॉज देयरफॉर लॉजिकल टू परस्यू ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन। एरियल डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है कि रीजनल डिफ्रेंसिएशन। रीजनल डिफ्रेंसिएशन इसका मतलब है कि अर्थ हर रीजन, मतलब अर्थ जो है कि हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं। हर जो एरिया है ना वो अपनी फिज़िकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से दूसरे एरिया से अलग होता है। जैसे कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर प्लेन्स होते हैं, कहीं हैवी रेनफॉल होता है, कहीं कहीं डेजर्ट कंडीशंस होती है, कहीं इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कहीं बैरन एरिया होता है। तो रीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। Thus geography was perceived to study all those phenomena which vary over space. Geographers do not study only the variations. Geographers जो है वो सिर्फ और सिर्फ variations over the earth surface नहीं पढ़ते हैं, but also study the associations with the other factors which cause these variations. है ना। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी एरियल डिफ्रेंसिएशन को बताती है कि अलग अलग प्लेसेस पर डिफरेंसेस क्यों है, सोशल लेवल पर, कल्चर लेवल पर, एग्रीकल्चर लेवल पर, हर लेवल पर, है ना। नाउ बट सिर्फ ये सब ही नहीं बताती है, उसका रीज़न भी बताती है। अगर किसी फिनोमिना का पैटर्न एक जगह से दूसरी जगह बदल रहा है तो ज्योग्राफी उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डिफरेंस बताना, बट उस डिफरेंस का कोज क्या है, उस डिफरेंस का रीज़न क्या है, वो भी ज्योग्राफी एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर इसने एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स को ले लो, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न्स एक एरिया से दूसरे एरिया में डिफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर व्हीट और राइस का डोमिनेंस है। हालांकि इस बार राइस अच्छे से नहीं हुआ है बिकॉज यार रेनफॉल ही नहीं हो रहा है, अगस्त आ गया है। सो वहाँ पर व्हीट और राइस का डोमिनेंस है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ कॉटन उगता है, वहाँ पर ब्लैक सॉइल है। शुगर केन भी महाराष्ट्र लीडिंग है शुगर केन में। केरला में कोकोनट और स्पाइसेस। लेकिन राजस्थान की बात करें तो वहाँ बाजरा ज़्यादा उगाया जाता है बिकॉज बाजरा डजंट नीड मच वाटर, है ना। सो बार्ली, सो राजस्थान में ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है। सो पहली नज़र में लग सकता है कि फार्मर्स अपनी मर्जी से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप्स चूज़ करें, लेकिन ज्योग्राफी बताती है कि क्रॉप पैटर्न्स के पीछे कई सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स का रोल होता है, जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, मार्केट डिमांड, इरिगेशन फैसिलिटीज़, फार्मर की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, और भी बहुत सारी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ मिलाकर कि क्या चीज़, कौन सी जो क्रॉप है वो सही है ना। तो दस द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज़ टू फाइंड आउट द कोजल रिलेशनशिप। कोजल रिलेशनशिप का मतलब है कि क्या कारण है बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना, ये ज्योग्राफी समझाती है। सो ज्योग्राफी किसी भी फिनोमिना को आइसोलेटेड उसमें नहीं पढ़ती है, आइसोलेटेड उसमें नहीं पढ़ाती है, बट कोजल रिलेशनशिप का मतलब कोज एंड इफेक्ट क्या है, किसी फिनोमिना के होने के पीछे रीज़न क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना नहीं है कि पंजाब में व्हीट होती है, बल्कि ये एक्सप्लेन करना है कि पंजाब में व्हीट क्यों होती है, कौन से नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अंडरस्टूड।
आई गेस इससे बेटर explains the phenomena in the frame of cause and effect relationship. Okay, so the geographical phenomena, both the physical and human, are not static. Obviously ये चीज़ें static नहीं है, but highly dynamic. They change over time as a result of interactive processes between ever changing earth and untiring and ever active human beings. Now it wants to say कि geography बेसिकली सिर्फ आई मीन एक सेकेंड में डिस्कनेक्ट हो गई यार। क्या कह रहा है, दे चेंज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब जो भी इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होती है, जो जोग्राफिकल फिनोमिना है, ये स्टैटिक नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। नेचर और ह्यूमंस का एक इंटरेक्शन होता है, इंटीग्रेटेड होल, एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में ये समझाती है। मतलब ह्यूमन नेचर से अलग कोई एंटिटी नहीं है, ह्यूमंस भी नेचर का ही हिस्सा है और नेचर भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस होती रहती है। तो दोनों के बीच ना, नेचर और ह्यूमन के बीच एक टू वेज रिलेशनशिप होता है। नेचर ह्यूमन को शेप करता रहता है और ह्यूमन नेचर को चेंज करता रहता है, मॉडिफाई करता रहता है। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़, अगेन वही बात आ गई, जो पहले की ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट थी ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। उनके पास क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उनकी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ऑक्यूपेशन डायरेक्टली जो लोकल नेचुरल रिसोर्सेज थे उन्हीं से पूरी होती थी। अगर मान लो जंगल था तो वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए यूज़ करते थे, अगर रिवर थी तो फिशिंग करते थे, वहाँ पर वाटर यूज़ करते थे रिवर का, फर्टाइल लैंड थी तो बेसिक फार्मिंग वो कर लेते थे। मतलब उनकी लाइफ नेचर के अकॉर्डिंग चलती थी, ना कि नेचर को बदल कर। ठीक है, जियोग्राफी दस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज एन इंटीग्रेटेड होल। ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज़ एन इम्प्रिंट्स ऑन ऑफ ह्यूमन। Nature has influenced different aspects of human life. Its imprints can be noticed on food, clothing, shelter, and occupation. Human beings have come to terms with nature through adaptation and modification. So ये जो रिलेशन है ना बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ये एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन का है। कहीं कहीं पर ह्यूमन एडेप्ट करते हैं, कहीं कहीं पर वो नेचर को मॉडिफाई करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एडेप्टेशन का मतलब है कि नेचर के हिसाब से खुद को बदलना, जैसे कोल्ड रीजन्स में वार्म क्लॉथ्स पहनना या डेजर्ट में वाटर सेविंग टेक्निक्स को यूज़ करना। मॉडिफिकेशन का मतलब है नेचर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलना, जैसे डैम्स बनाना, कैनाल्स बनाना, फॉरेस्ट कट करना, तो ये सब मॉडिफिकेशन होता है। एज यू नो दैट present society has passed the stage of primitive societies which were directly dependent on their immediate physical environment for sustenance. Present societies have modified their natural environment by inventing and using technology. ठीक है, सो इस ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल रहा है एंड have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by the nature. So with the gradual development of technology, टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को नेचर पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद की। जैसे अगर हम मॉडर्न इरिगेशन की बात करें तो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम की वजह से जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पर भी फार्मिंग पॉसिबल हो गई है। एसीज जो है, एयर कंडीशनिंग की वजह से हम एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह सकते हैं, जो समर्स जून वाली जो गर्मी होती है। टनल्स बन गए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, तो माउंटेन्स को क्रॉस करना इजी हो गया है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन से एक रिसोर्सेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना पॉसिबल हो गया है। सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द हार्शनेस ऑफ द लेबर, increased labor efficiency, and provided leisure to human beings to attend to the higher needs of life. It also increased the scale of production. Production भी बढ़ गया है. The interaction between the physical environment and human beings has been very succinctly described by the poets in the following dialogue between human and nature. ये वर्ड का मुझे मीनिंग देखना पड़ेगा. कैसा लग रहा है ना? आई मीन इट मीन्स वी ऑल आर रीडिंग बेसिकली, हम
पढ़ रही। सो इसका मतलब होता है बेसिकली ब्रीफली एंड क्लियरली, है ना, लाइक संक्षेप में, ब्रीफली किसी चीज़ को ब्रीफ में बोलना। इसको बोलते हैं सक्सिंक्टली, ओ सॉरी ठीक है, टफ वर्ड यार। Succinctly described by a poet in the following dialogue: human and nature. You created the soil, I created the cup. You created night, I created the lamp. You created wilderness, hilly terrains and deserts. I created flower beds and gardens. सो वही चीज़ है कि मतलब आपने हमें एक स्टेज दिया और हमने उस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, हमने उसको एक्सप्लोर किया, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। सो दैट्स ऑल इट वांट टू से, है ना, कि टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को नेसेसिटी की स्टेज से फ्रीडम की स्टेज तक पहुंचा दिया। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वो बेसिक सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती थी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती गई। टुडे इफ़ यू सी ना, डेजर्ट्स में भी इरिगेशन कर सकते हैं हम, माउंटेन्स में टनल बना सकते हैं, ओशियंस के नीचे केबल्स बिछा सकते हैं, जो कि हो रहा है, स्पेस तक पहुंच गए हैं हम। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचर से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बल्कि हमने अपनी चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज़ को काफ़ी एक्सपांड कर दिया है। अंडरस्टूड प्रिटी इनफ? Human beings have claimed their contribution using natural resources with the help of technology. हम लोग जो नेसेसिटी की स्टेज थी उसको पार करके फ्रीडम की स्टेज पर पहुंच गए हैं, है ना। वी हैव क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन कोलेबोरेशन विद नेचर। Thus, we now find humanized nature and naturalized human beings. ह्यूमनाइज्ड नेचर का मतलब है वो नेचुरल एनवायरनमेंट जिसे ह्यूमंस अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया हो, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, डैम्स हो गई, कैनाल्स हो गए, प्लांटेशंस हो गए, उनको क्या बोलेंगे? ह्यूमनाइज्ड नेचर, कि नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया है, ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। दूसरी तरफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब ह्यूमंस आज भी नेचर का हिस्सा है और उनका जो लाइफस्टाइल, कल्चर और एक्टिविटीज़ अब भी क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स और रिसोर्सेज से इन्फ्लुएंस होती हैं। यानी नेचर ह्यूमन को शेप करती है और ह्यूमन नेचर को मॉडिफाई करते हैं। सो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन चल रहा है। बहुत ही अच्छी लाइन है, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलो। Geography as a discipline is concerned with 3 set of questions. ठीक है, कि हमें 3 बेसिक क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट। एक तो पहला क्वेश्चन है कि किसी प्लेस पर कौन सा नेचुरल या कल्चरल फीचर्स प्रेजेंट है, जैसे किसी रीजन में माउंटेन्स है या प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट है या डेजर्ट्स हैं, विलेज है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ फीचर्स की आइडेंटिफिकेशन करता है। इस स्टेज पर हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अर्थ के सरफेस पर क्या क्या मौजूद है। अब कुछ सारे, ये तो हो गया क्वेश्चन अबाउट द व्हाट, एंड देयर इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द वेयर। यहाँ पर लोकेशन की बात करते हैं कि लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। हम देखते हैं कि कोई फीचर किसी जगह पर लोकेटेड है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो पहले में तो हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स हैं। दूसरे में आइडेंटिफाई करते हैं वो पैटर्न्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे कि कोल माइंस है, कोल माइंस ज़्यादातर आपने देखा होगा ईस्टर्न स्टेट्स में ही है। मॉनसून जो है, मॉनसून फॉरेस्ट, वो मेनली वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं, है ना, या फिर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेंगलोर और हैदराबाद में ही क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है। सो इन क्वेश्चंस का पर्पज़ है कि लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, व्हाट एंड वेयर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट को स्टडी करना। These questions provide inventorized information of what features and where located. It was a very popular approach during the colonial period. अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और आ जाता है जो कि कोजल रिलेशनशिप्स के बारे में है कि क्यों, ऐसा क्यों है। जैसे कोई चीज़ है कहीं लोकेटेड है, कहीं किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी फिनोमिना का कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो क्यों है, वहीं पर ही क्यों है।
ठीक है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, इंटरकनेक्टेडनेस को आइडेंटिफाई करना, इंटर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। सो ये व्हाट, वेयर एंड जो वाई है ना, यही ज्योग्राफी हमें बताएगा। सो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू द स्पेस एंड टेक्स नोट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, आई मीन प्लेसेस के बारे में, प्लेसेस के बारे में, उस प्लेस उस प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उस प्लेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। It studies the pattern of distribution, location and concentration of phenomena over space and interprets them, providing explanation for these patterns कि क्यों ऐसा है। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप बताता है बेसिकली। ओके, चलो यहाँ तक हो गया अपना। एंड नेक्स्ट ज्योग्राफी ऐसे इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, सो all right then, bye, take care and hopefully you liked the session। एंड मैं प्लान कर रही हूँ, आई मीन क्या क्या मैं पढ़ा सकती हूँ, किन किन चीज़ों से आई मीन आई कैन बी ऑफ बिग हेल्प। Stay tuned, bye, take care।